नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग 10वीं का बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये पूरा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को बताते हैं और आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में अवस्थित है। आंसर होगा डी नंबर पहला का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या फिर पटना? तो 2 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पपुर, यानी कि पाटलिपुष्पों के अनुसार, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा का होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी कि पटना का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। आंसर होगा तीसरा का ए नंबर। जबकि चौथा नंबर क्वेश्चन है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? देखिए कूटनीतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्त। क्या है, कौन है? सॉरी, दामोदर गुप्त। और काव्य मीमांसा अगर कहेगा ना तो उसके कवि होंगे राजशेखर, लेकिन कूटनीतम काव्य के कवि होंगे दामोदर गुप्त। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आलस्यों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वंग किया? यानी कि आलसियों को देखा देखी किसने मतलब कि आलस करना शुरू कर दिया? तो धूर्त लोगों ने, ठीक है, धूर्त लोगों ने। आंसर होगा आपका सी नंबर 5 का। और 6 नंबर क्वेश्चन है, आग कहाँ लगाई गई? देखिए आग अलगशाला में लगाई गई थी, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग अलगशाला में लगाई गई। और आग इसलिए लगाई गई मतलब कि जो आलसी थे उन लोगों को परीक्षा लेने के लिए ही अलगशाला में आग लगाई गई थी, लेकिन वहीं पर उन लोगों का परीक्षा हुआ, ठीक है, अलगशाला में जब आग लगाई गई उसी समय, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में देखिए 7 का नंबर का आंसर होगा आपका 24 आंसर होगा, लेकिन 24 तो आपको ऑप्शन नंबर दिया, मैं ऑप्शन नंबर ए में इसमें दिया ही नहीं है, बट संस्कृत में यहाँ पर 24 लिखा है, चतुर्विंशति लिखा गया, तो इसी का मतलब हुआ 24। तो आंसर याद रखना, आंसर होगा बी नंबर। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आप लोगों को पूरा दिल से सपोर्ट करूंगा। जब आप लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं तो हम आपको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे दिल से? जब भी आपका पेपर होता है 10वीं या फिर 12वीं का, तो रोज़ ना रोज़ आप लोगों का पेपर 1 घंटा पहले, 40 मिनट पहले पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत लोगों के हाथों में, बहुत छात्रों के हाथों में वो पेपर आ जाता है, तो आराम से देख कर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आराम से वो एग्जाम परीक्षा में बाजी मार देते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला लेते हैं। तो क्यों ना आप लोगों को भी हाथ वो लग जाए और आप लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला लेंगे। तो देखिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसी चैनल पर हम आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हर साल हम किसी न किसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। मेन चैनल के माध्यम से इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये पूरा मतलब कि मेरा 4-5 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सेकंड चैनल के माध्यम से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्री। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा मैत्री। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? देखिए महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयी का, ठीक है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है तो मैत्रेयी का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? देखिए वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है वह मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट याद रखना।
अब देखिए तो अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर। सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से पहले होता है, जन्म से पहले, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? देखिए उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? देखिए मानव जीवन में प्राय 16 संस्कार पाए जाते हैं, ठीक है, मानव जीवन में प्राय 16 संस्कार पाए जाते हैं, लेकिन उपचयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? देखिए उपचयन संस्कार का अर्थ हुआ कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, इसका मतलब यही हुआ। तो 12 का आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? देखिए मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? जब उसका विवाह होता है। तो विवाह होने के साथ ही मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में मतलब कि प्रवेश कर जाता है। तो 13 का आंसर होगा सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? विवाह, देखिए विवाह में कन्यादान होता है और अग्नि स्थापना भी होती है। विवाह मतलब विवाह संस्कार में होता है ना, तो कन्यादान, अग्नि स्थापना भी होगा। अब सी और डी में से कोई आपका आंसर होगा जो नहीं होगा। और वगदान भी होता है, ठीक है, वगदान यानी कि जिसको हम लोग विदाई वगैरह बोलते हैं, विदाई वगैरह नहीं होती है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जो ये नहीं होता, समावर्तन संस्कार विवाह संस्कार के श्रेणी में आता ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते थे? तो भिखनटोला गांव में रहते थे। आंसर होगा 15 का बी नंबर, भिखनटोला गांव में रहते थे, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव से एक कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई? तो शासन के द्वारा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका मतलब कि सी नंबर होगा। 16 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई? तो शासन के द्वारा स्थापना की गई, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदभाष्य की रचना किसने की? वेदभाष्य की रचना किसने की थी? 17 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजानंद ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजानंद ने। जबकि अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? देखिए स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। और 1872 के आसपास ना इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। आंसर होगा 18 का बी नंबर, ठीक है। अब देखिए 18 के बाद से 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? देखिए स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में सन 1823 ईस्वी में हुआ था। तो गुजरात आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 19 का, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, बाघ के हाथों में क्या था? देखिए बाघ के हाथों में क्या था? तो मैं आपको बता दूं, बाघ के हाथों में ना सोने का कंगन था। किसका कंगन था? सोने का। अगर आप इस कहानी को नहीं पढ़े होंगे तो मृतक का सिर, तलवार या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं सोच सकते हैं कि बाघ के हाथ में सोने का कंगन कहाँ से आया। देखिए ऑलरेडी बाघ इस कहानी में ना बाघ के पास ना एक सोने का कंगन था। वो बाघ काफ़ी बूढ़ा था और उसको मतलब कि शिकार करने में कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उसी सोने को मतलब कि सोने के कंगन की मदद से हर रोज़ वो शिकार करता था, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन भी शिकार किया और उस दिन मतलब कि लोगों को अपने जालों में फंसा रहा था। तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था कि हे पति को, इस सोने का कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन का क्या करूंगा। तो एक व्यक्ति के मन में लालच आ गया और वो सोचा कि ऐसा भाग्य से ही संभव हो पाता है, धन पाने के लिए जान जोखिम में डालना ही पड़ता है। ऐसे सब मतलब वो बात सोचा और जाकर बूढ़े बाघ के हाथों में बूढ़े बाघ के जालों में फंस गया और मर गया, ठीक है। देखिए बाढ़ कैसा था? अब यहाँ पे पूछा है 21 नंबर, बाढ़ कैसा था? तो 21 का हम लोग आंसर है, बाघ बूढ़ा भी था, गलित नसदंड भी था और शक्तिहीन भी था, ठीक है। तो आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर प्रश्न है, अपने को वंशहीन कौन कहता था? अपने को वंशहीन कौन कहता था? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बाघ अपने को वंशहीन कहता था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इंद्र क्या चाहता था? इंद्र क्या चाहता था? देखिए इंद्र क्या चाहता था 23 नंबर, और 23 का आंसर इंद्र भिक्षा चाहता था। आंसर क्या चाहता था? कर्ण इंद्र को दान में दिया था ना, तो इंद्र क्या चाहता था? तो भिक्षा ही ना चाहता था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता था? कर्ण न देना चाहते हैं, तो आंसर क्या होगा? 24 का बी नंबर होगा। जबकि 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? यानी कि कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की। ठीक है, किसकी है? तो कृष्ण की है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के देशों में आसपास में क्या प्रचलित है? विश्व के देशों में आसपास में क्या प्रचलित है? देखिए 26 नंबर का करेक्ट आंसर होगा शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध होगा। ठीक है, और ट्वेल्थ में एक पार्ट है शीत युद्ध का, आर्ट्स वाले पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा पार्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? 27 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलह और शांति बढ़ा रहे हैं। कलह और शांति बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो आपको भी फाइनल परीक्षा के दिन जो पेपर लीक होता है वो आपको मिल पाएगा उसी चैनल के माध्यम से, तो जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्टनियम किनकी रचना है? आर्यभट्टनियम किनकी रचना है? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यभट्ट की। किसकी है? तो आर्यभट्ट की, ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक संहिता के रचयिता कौन है? देखिए चरक संहिता का रचयिता कौन है? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक है। कौन है? तो चरक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नहीं 28 का आंसर बताए कि नहीं, चरक संहिता के तो आंसर बताए देव को सी, लेकिन आर्यभट्टियम की रचनाकार कौन है? इसका आंसर आर्यभट्ट ही ना है। 28 का आंसर यही ना हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते ननित्रम प्रम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है, अड़ो अड़ियान महत्व महिमांतमनम के मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है? तो इसका आंसर होगा ईशावास्य दिया है कहीं, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कठोपनिषद। अणु अड़ियान वाला कठोपनिषद होगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि कैसी है? तो हमको लगा सौंदर्यशाली और भव्य ऐश्वर्य वाली या फिर विशाल। तो देखिए इसका आंसर हमको लगता है कि तीनों होगा। आंसर होगा आपका ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए तो 34 नंबर प्रश्न है आपका, महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक हैं? महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति के श्लोक हैं? तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग पर्व से मतलब कि उद्योग पर्व है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, परम कल्याण कारक क्या है? परम कल्याण कारक क्या है? तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। कौन है? तो धर्म है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो देखिए आपका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षमा। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या? देखिए अगर शांति अगर आपको बनाए रखना है तो क्षमा करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है आपका कि दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं? ऋषि मुनि, फिर ब्रह्मचारी, या फिर मुनिगण, या फिर गृहस्थ, या फिर इनमें से कोई? तो हम आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 का नहीं मुनिगण। आंसर होगा बी नंबर, आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं। आंसर होगा आपका सी नंबर।
अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? तो चित्रकूट पर्वत के नीचे बह रही है, मतलब कि निकट, उसके नज़दीक। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के पूर्व नहीं। देखिए, विवाह संस्कार का पूर्व का मतलब हुआ कि विवाह अभी होने को पहले ही, और कि विवाह के बाद, तो विवाह के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। और साथ में इसका आंसर होगा डी नंबर, विवाह संस्कार के साथ ही, जब उसका विवाह होता है उसके साथ ही मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 24 इसका आंसर होना चाहिए, 24, ठीक है। 41 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 24। जबकि अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? देखिए, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रियवादी तो दुर्लभ होते हैं फिर सुलभ होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रॉब्लम इस पर आधारित एक और प्रश्न आएगा, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या 43 नंबर, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? देखिए, शंकर चरित के रचनाकार है पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव कहीं दिया है? देखिए, तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए में तो दिया है, पंडिता छमाराव ही हो जाएगा। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमाराव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगला क्वेश्चन 44 नंबर, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? देखिए, स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। ऑलरेडी यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट करेगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? हम आपको बता दें, गोदान जो है ना, वो मतलब कि केशांत का मुख्य कर्म होता है, ठीक है। गोदान को हम लोग केशांत के नाम से भी जानते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? देखिए, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, तो इसका आंसर आप लोगों को सोचने वाली बात है, समाज सुधार काम किया, यानी कि उन्होंने समाज सेवा किया, ठीक है, स्वामी दयानंद। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए तो ज़रा, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, नीति 16 का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति 16 का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 47 का। जबकि 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, 48 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो इसका आंसर होगा अर्जुन, मंत्री विदुर देते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा मंत्री विदुर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन किस देश का राजा था? कौन अंग देश का राजा था? कौन अंग देश का राजा था? आंसर होगा 50 का सी नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको संस्कृत को पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अगर आप लोग ऐसे ही 2-4 दिन 50, 60, 100 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं ना, तो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ ना, अभी तक पूरा 3-4 साल से रिकॉर्ड है कि मेरा बताया हुआ एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बचता है, पूरा का पूरा बच्चा टिक लगा कर आता है, ठीक है। तो ये मतलब कि पूरे आपके भारत का नंबर 1 मतलब MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला चैनल है, ठीक है। और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, पहले इसलिए नहीं बताते ना, सभी बच्चा क्या करता है ना, रटने लगता है और रट कर एग्जाम के समय तक भूल जाता है। इसलिए अब 2-4 दिन से मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताना स्टार्ट करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको भी मैं सपोर्ट करूँगा, और आप दिल से सपोर्ट करेंगे तो मैं क्यों नहीं दिल से सपोर्ट करूँगा। इसलिए दिल से वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं तो, ठीक है।